गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं ना डिजीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो ये क्या होता है, इसमें हम लोग को कोई डिजीज़ मैनेज करनी है तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, हमें पता है डिजीज़ मैनेजमेंट में क्या होगा। पहले तो आपको मतलब वो डिजीज़ डिटेक्ट करनी होती है कि ये डायग्नोस करनी होती है ये डिजीज़ है, उसके बाद आप थेरेपी देते हो, उसके बाद फॉलो अप लेते हो, सही है। तो हमारा जो डिजीज़ मैनेजमेंट प्लान है ना वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए जैसे कि हम लोगों ने कोई थेरेपी ली है ना, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना वो कम हो और जो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हैं ना वो ज़्यादा हो। और अगर किसी बंदे में या कोई मतलब ऐसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसी थेरेपी से मिलते, तो वो हमें आइडेंटिफ़ाई करना है और उसे सर्च आउट करना है कि इसके अंदर कौन-कौन से रीज़न हो सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें ना डिज़ीज़ मैनेजमेंट में आ जाती है। पहले आपने डिज़ीज़ चेक की, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो हम लोग है ना पहले तो वो मॉनिटाइजिंग जो मतलब कि सिस्टम है ना वो हम लोग पहले देखेंगे कैसे मॉनिटाइज करते हैं हम। फिर पेशेंट को भी सिखाते हैं कि आप लोग अगर मॉनिटाइज करना है, मतलब ग्लूकोज लेवल चेक करना है या कुछ भी, तो उनको भी सिखाना। ये सारा डिजीज़ मैनेजमेंट में आ जाता है कि आप पेशेंट को इस तरह से डील करो कि वो आपके पास आए, आप जो अपनी डिजीज़ ना उसको मैनेज कर सके सही से। ऐसा नहीं हो एक दफ़ा आया दूसरी दफ़ा वो आए ही नहीं। इस तरह का एक माहौल बनाना चाहिए जिससे क्या हो, डिजीज़ प्रॉपरली ट्रीट हो जाए। अब फार्मासिस्ट, अगर रोल ऑफ फार्मासिस्ट देखें ना, तो फार्मासिस्ट भी एक मतलब कि मेंबर है हेल्थ केयर टीम का, सही है। तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, एक तो एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे फार्मेसी जो मतलब इन्फॉर्मेशन सेंटर्स भी होते हैं ना फार्मासिस्ट के, उससे क्या होता है जो फार्मासिस्ट जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो ऐसे सेंटर एजुकेशन सेंटर्स ओपन करते हैं, जिससे क्या होता है अगर आप कॉल भी करते हो, कोई इमरजेंसी वगैरह आ गई, तो आपको वो प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्ड देते हैं कि आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने में भी फार्मासिस्ट दे आर एक्सपर्ट। और फिर मेडिकेशन मॉनिटरिंग सर्विस, मतलब जो मेडिकेशन आपने दी है ना उसको मॉनिटर करने में भी अच्छा रोल है। कैसे, जैसे कोई थेरेपी दी, उन्होंने डिस्पेंस की, उसका फॉलो अप लेंगे, उसके इफेक्ट देखते हैं, पॉजिटिव क्या आ गए, नेगेटिव क्या आ गए, ऐसे मतलब कि एक मॉनिटरिंग सर्विस है ना, उसमें भी फार्मासिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फार्मासिस्ट आर इन्वॉल्व इन डिजीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम, कैसे डिजीज़ को मैनेज करना है, कैसे उससे प्रिवेंट करना है, उससे जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहे हैं ड्रग के, उसे कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे आप क्योर कर सकते हो सेफली, कैसे आप मतलब कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से हम लोग को पैसे देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, तो उससे कैसे आप सेव कर सकते हो, उसमें ना फार्मासिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम लोग देखते हैं तो पहला क्या है, असेस इन एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब पहले असेस करेगा, किसको आइडेंटिफाई करेगा, इंडिविजुअल को। पूरी मेडिकल हिस्ट्री है ना उसकी देखेगा, मेडिकेशन हिस्ट्री देखेगा, उसकी पूरी मेडिकल जो रिकॉर्ड होगा उसे चेक करेगा या उस रिकॉर्ड को बनाएगा, मेंटेन करके रखेगा कि बार बार वो रिकॉर्ड लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें किसका काम होता है, फार्मासिस्ट का, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना। और कंडक्ट मॉनिटरिंग फॉर स्पेसिफिक डिजीज़, अगर कोई डिजीज़ है, मतलब डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड प्रेशर है, तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं या कैसे उनको परफॉर्म करना है, वो भी उसमें भी फार्मासिस्ट एक्सपर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डायबिटीज़ है तो हमें फास्टिंग ग्लूकोज चेक करना होता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में चेक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट को आती है और वो क्या करता है, जो पेशेंट है ना उसको भी बताता है कि अगर आपको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है तो इस तरह से किया जाए। मतलब इससे क्या होगा, जो पेशेंट है ना उसकी कंप्लाइंस बढ़ेंगी। वो डॉक्टर के पास एक दफ़ा आया, जब उसको ये सब पता चल गया कि इसको ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे करनी, तो वो क्या करेगा, उसकी एडेरेंस वहाँ पे आएगी कि नहीं ये ऐसी हॉस्पिटल है जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल है फिर LDL HDL उसका लेवल चेक करना और ब्लड प्रेशर को चेक करना, मॉनिटाइज करना, ये सारी चीज़ें। प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन, मतलब पेशेंट को एजुकेट करेगा कैसे ग्लूकोज, मतलब जो अपना ग्लूकोज लेवल है उसको मॉनिटर करना है। और दूसरा पीक फ्लो मॉनिटरिंग। पीक फ्लो मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि हम लोग एज़मा है ना उसमें परफॉर्म करते हैं, जिस पेशेंट को एज़मा होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जो लंग से जो एयर बाहर आ रही है ना, जैसे एक्सेल कर रहे हैं तो उसमें कितनी फोर्स लग रही है, कितना टाइम लग रहा है, मतलब कितनी जल्दी एयर है ना वो लंग से बाहर आ रही है। तो इससे जब ये स्लो होती है ना, तो ये होता है कि एज़मा है, तो फिर उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, मेडिकेशंस वगैरह देते हैं। तो ये क्या होता है, पीक फ्लो एक मॉनिटरिंग क्या है, डिवाइस यूज़ होता है जो कि इसको मतलब कि मॉनिटर करता है। पहले आप इनहेल करते हो फुली एयर को, उसके बाद आप उसे ना बाहर निकालते हो लंग से। तो जब बाहर निकालते हैं ना उसके टाइम को ये चेक करता है।
तो ये इस पेशेंट को भी बताते हैं कि आप कैसे खुद घर में इसको मॉनिटाइज कर सकते हैं। बार बार मतलब कि हॉस्पिटल आना इट्स टू डिफ़िकल्ट, इट्स टू हार्ड। तो इसीलिए हम पेशेंट को बताते हैं कि आप कैसे इसे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं असिस्ट विथ मेडिकेशन एडहेरेंस। मतलब अब आपने तो ट्रीटमेंट दे दिया, पेशेंट आया, आपने डिजीज़ चेक की, ट्रीटमेंट दे दिया। अब ये भी चेक करना है कि उस मेडिकेशन से एडहेरेंस कितनी है, मतलब क्या वो सही ले रहा है या नहीं ले रहा। हम ये कैसे पता चलेगा कि पेशेंट ले रहा है या नहीं ले रहा। पेशेंट ने मेडिकेशन ली, सही है, वो तो घर चला जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा। तो इसमें दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट हो गए, दूसरा जो घर जाते हैं। तो आपको है ना मेडिकल चार्ट देना है, मतलब पेशेंट को कि ये मेडिकेशन चार्ट है, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो मेडिकेशन चार्ट में लिखा होता है। तो आप जो भी ड्रग लेते हो ना उसमें पहले वो इंडिकेट कर दो कि मैंने ये ड्रग ली, ये ड्रग ली। तो इससे क्या होता है, मेडिकल चार्ट देख के आपको पता चल जाता है कि मेडिकेशन से एडहेरेंस कितनी है, मतलब कितनी कंप्लाइंस आ रही है पेशेंट की। अब पेशेंट ने एक ली, भूल गया, आपको कैसे पता। वो थोड़ी ना आपको बताएगा कि मैंने 2 ली थी उसके बाद मैं भूल गया, नहीं ना। कुछ पेशेंट होते हैं जो सिंसियर होते हैं, जो बता देते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं बताते। तो मेडिकल चार्ट आपको बता देगा। सिस्टम बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन अगर ये यूज़ होगा तो बहुत ही इफेक्टिवली आपको पता चल जाएगा कि मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होती है। उसके बाद है प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर। डायरेक्टली आप पेशेंट से पूछते हो, पेशेंट केयर प्रोवाइड करते हो, जैसे नर्सेज एडमिनिस्टर करती है ना डायरेक्ट पेशेंट को, तो वो डायरेक्ट आप पेशेंट से कंसर्न करते हो। डायरेक्ट पेशेंट केयर में भी फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होता है। आउटकम प्रोग्राम, एवेल्यूएट करना आउटकम। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आया, आपने ट्रीटमेंट दिया, आप कहते हो फॉलोअप के लिए ज़रूर आना, सही है। जब पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है ना तो आप लोग चेक करते हो कि जिस कंडीशन में वो आया है उससे उसकी कंडीशन बेहतर हुई है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप उससे मतलब वर्स भी हो सकती है। कुछ ऐसी होती है ना ड्रग्स जिसके एडवर्स इवेंट्स बहुत ही मतलब डेंजरस होते हैं, तो उससे क्या होता है पेशेंट की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल भी हो सकती है। तो वो भी आपको चेक करना होता है कि जो आपने ट्रीटमेंट दिया है ना उसके आउटकम्स कौन से आ रहे हैं, पॉजिटिव आउटकम्स ज़्यादा आ रहे हैं, नेगेटिव आउटकम्स ज़्यादा आ रहे हैं। सारा फॉल्ट ट्रीटमेंट का भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ट्रीटमेंट दिया है, ये सेफ था एक पेशेंट के लिए, लेकिन दूसरे पेशेंट में ये एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रहा है, तो वो जो इनका जीनोम मेकअप है ना वो ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट में वो एडवर्स रिएक्शन कॉज करते हैं। तो इसको अब मैनेज कैसे करना होगा, जब वो पेशेंट आपके पास फॉलोअप के लिए आएगा आप उसके आउटकम्स देखोगे। पॉजिटिव आउटकम्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो आप दोनों को इवेल्युएट करोगे, देखोगे कि ज़्यादा बेनिफिशियल था ये ट्रीटमेंट या नहीं था। उसके बाद है बाय वर्किंग एज अ मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम दैट फार्मासिस्ट कैन प्रोवाइड ऑनगोइंग कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द ड्रग थेरेपी एंड कैन शेयर द रिजल्ट ऑफ दैट असेसमेंट विद द पेशेंट एंड द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इसमें क्या होगा, फार्मासिस्ट एज अ हेल्थ केयर टीम का जो मेंबर है क्या करेगा, उस थेरेपी को कॉम्प्रिहेंसिवली असेस करेगा, थेरेपी को अच्छे से देखेगा। फार्मासिस्ट का काम सिर्फ ये नहीं होता कि डिस्पेंस करना या नहीं, वो उनका काम ये होता है वो एजुकेशन देंगे। प्रिस्क्राइबर का जो पैटर्न होता है ना प्रिस्क्रिप्शन का, उसको भी ऑल्टर करते हैं। अगर कोई प्रिस्क्राइबर 2 ड्रग्स दे रहा है जिसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, मतलब ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है, या उनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत ही डेंजरस हैं, तो वो प्रिस्क्राइबर को बताएगा ये 2 ड्रग्स हम साथ नहीं दे सकते, ये वाली चीज़ इसके साथ नहीं देनी। और अगर कोई फूड ऐसा पेशेंट ले रहा है तो वो पेशेंट को भी असेस करता है इसके साथ ये नहीं लो, तो वो थेरेपी में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और वो थेरेपी को असेस करेगा। थेरेपी दे दी, उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स जो इवेल्युएट कर रहा है ना, उसको फिर वो क्या करेगा, पेशेंट को भी बताएगा कि आपने ये तो नहीं किया था, आपने इस ड्रग को इसके साथ तो नहीं ले लिया था, इसकी वजह से तो ये ड्रग आपको रिएक्शन नहीं कर रही। ये सारी चीज़ें आप पेशेंट से डिस्कस करते हो। उसके बाद जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल टीम है ना, उसके साथ भी आप डिस्कस करते हो। PNDC कमेटी होती है ना, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, तो उसमें क्या होता है, यही सारे केसेस डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ, कौन सा एजेंडा है। एजेंडा हम लोग ऐसे ही रखते हैं ना कि कोई पेशेंट आया, उसको ट्रीट किया, उसके जो है ना आउटकम्स ऐसे आ रहे हैं, ये सारे आप डिस्कस करते हो यहाँ पे। तो ये क्या होता है, जो ट्रीटमेंट है ना उसको आप असिस्ट करते हो विद द पेशेंट, विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। उसके बाद आ जाते हैं फार्मासिस्ट के इंटरेक्शन विद द पेशेंट। फार्मासिस्ट कैसे ट्रेन करेगा पेशेंट को, कैसे इंटरेक्ट करता है वो हम देखेंगे। पेशेंट के साथ करता है, जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनके साथ करता है, तो हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि कैसे करता है ये। अब अ ट्रेन फार्मासिस्ट कैन इवेल्युएट मेडिकेशन थेरेपी को इवेल्युएट करेगा कि थेरेपी के जो मतलब कि आउटकम्स हैं वो कैसे आ रहे हैं।
एक तो दूसरा आइडेंटिफाई एंड मैनेज द ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आइडेंटिफाई करेगा। अब पेशेंट ने ड्रग ली, वो आपको बताएगा कि मुझे पहले ये था, अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपको वो पता चल जाएगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई एंटीबायोटिक आपने किसी पेशेंट को दे दिए, सही है, उसको जो मतलब कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था, उसका इन्फेक्शन तो सही हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो पेशेंट कह रहा है मुझे खारिश सी हो रही है मुझे, तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ इसको एंटीबायोटिक से शायद एलर्जी हो गई, तो आप क्या करेंगे, उस एंटीबायोटिक को कोई सब्सटीट्यूट या अल्टरनेटिव दे देंगे। तो इससे क्या होगा, और दूसरा क्या होगा, अगर उसको रिएक्शन ज़्यादा आ रहे हैं, एलर्जी ज़्यादा हो रही है, तो आप उसको कोई H1 रिसेप्टर ब्लॉकर दे देंगे, जिससे क्या होगा, उसकी जो वो है ना एलर्जी वगैरह मेंटेन हो जाएगी। तो ये क्या है, पहले चेक करना प्रॉब्लम को, उसके बाद पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसको मैनेज करना, ये फार्मासिस्ट का काम होता है। पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, पूछेगा कि कैसे ली, क्या किया, फिर पेशेंट को एजुकेट भी करेगा कि ये जो चीज़ें ना आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। लाइक जैसे ग्लूकोज को मॉनिटर करना है, उसको भी सिखा सकता है कि इसको ग्लूकोज को मॉनिटर अगर आप घर में करना चाहो ना, तो ये घर पे ऐसे कर सकते हो आप। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एज वेल एज प्रोवाइड एडवाइस ऑन द डिजीज़ एंड इट्स मैनेजमेंट, वो डिजीज़ के बारे में बताएगा कि आपकी ये डिजीज़ है। अब फॉर एग्जांपल अगर एज़मा है किसी को, तो हम कहते हैं ना कि धुएं की तरफ कम जाओ और डस्टिंग कम करो, तो ये सारी क्या है, एडवाइजिंग है ना, तो वो एडवाइस भी करेगा, पहले डिजीज़ के बारे में बताएगा और उसके मैनेजमेंट के बारे में बताएगा, ये ट्रीटमेंट है, आपको ऐसे लेना है, ये करना है। आगे हम लोग ये मैनेजमेंट देखते हैं, 3 तरह की मैनेजमेंट है। अब एज़मा मैनेजमेंट, सही है, पेशेंट आया, ठीक है, अब उसको आप कैसे मैनेज करोगे, पहले तो आप उसको एजुकेट करोगे पेशेंट को अबाउट डिजीज़ कि ये डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल एज़मा है तो हम लोग कहते हैं ना डस्टिंग ना करो, ये ऐसी डिजीज़ है, डस्टिंग करोगे तो आपको ज़्यादा एग्जेजुरेट होगी, या आप मतलब जो है ना इतना एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ना करो, ये सारी चीज़ें हम लोग पेशेंट को बताते हैं ना। उसके बाद है कंडक्ट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ पेशेंट्स इनहेलर टेक्निक। इसमें क्या होता है, आपने इन्हेलर दे दिया पेशेंट को, अब आप रिव्यू करोगे, देखोगे कि वो पेशेंट इन्हेलर को सही यूज़ करता है या नहीं। अब हमें पता है जैसे ही आप इन्हेलर को प्रेस करते हो ना, तो आपको जो मतलब एयर है ना इनहेल करना होता है, मतलब आपको उस टाइम पे इनहेल करना होता है, एक्सेल नहीं करना। अगर आपने प्रेस किया इन्हेलर को और आपने एक्सेल की, तो उससे क्या होगा, जो ड्रग है ना वो प्रॉपर अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी। जब ड्रग बॉडी के अंदर नहीं जाएगी तो वो इफेक्ट अपना दिखाएगी नहीं, डोज कम हो जाएगा तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे आपको रिव्यू करना है कि इन्हेलर जो टेक्निक्स है ना वो पेशेंट सही यूज़ करता है या नहीं। उसके बाद क्या होगा, पीक फ्लो फंक्शन टेस्ट भी आप करोगे, जो मैंने आपको पहले बताया कि इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि कितने टाइम में जो है ना एयर लंग से बाहर आ रही है। फुली पहले इन्हेल किया, फिर एक्सेल को हम चेक करते हैं। इसमें एक डिवाइस यूज़ होता है जिसको मेयरिंग डिवाइस, वो मेयर करेगा। मैनेज क्रॉनिक मेडिकेशन यूज़, अब क्या होगा, जो क्रॉनिक मेडिकेशन यूज़ करते हैं ना उसको भी मतलब कंप्लाइंस देखेंगे, उनको असेस करेंगे, उनको भी चेक करते हैं। अब किसी ड्रग पे ना पेशेंट मतलब को एक ड्रग पे रख दिया, सही है, फिर क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक इन्हेलर पे रखते हैं ना पेशेंट को, वो इन्हेलर पेशेंट के लिए काम नहीं करता, फिर हम लोग इन्हेलर चेंज करते हैं या कोई थेरेपी जो है ना एडिशनल थेरेपी देते हैं कि वो काम करे। तो जो क्रॉनिक मेडिकेशन है ना उनको भी मैनेज करना, उनकी कंप्लाइंस देखना, ये भी फार्मासिस्ट का काम होता है। ये हो गया एज़मा। अब आ जाते हैं एज़मा के बाद जो सेकंड है, सेकंड हमारा है डायबिटीज़, सही है। अब कोई डायबिटिक पेशेंट आ रहा है ना, तो उसको क्या करना है, उसको उसकी डिजीज़ के बारे में बताना है कि ना आपको ये डिजीज़ है, इस तरह का आपको प्रिवेंशन लेना है, आपको ये एक्सरसाइज करनी है या ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें अवॉइड करनी है। मीठा कम खाना है, शुगर कम करनी है, चाय फीकी पीनी है या शुगर आपको यूज़ नहीं करनी, फ्रूट्स ये यूज़ कर सकते हैं, ये फ्रूट्स आप ना यूज़ करें। तो पहले तो डिज़ीज़ के लिए हम लोग उसको डिज़ीज़ बताते हैं ना कि आपको ये डिज़ीज़ हुई है, उसके बाद आप बताते हैं कि कैसे मैनेज करनी है। अब आपने बता दिया कि डायबिटीज़ है, ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो नहीं करते, सही है, ये सारी। फिर क्या करेंगे, जो मॉनिटर करते हैं ना हम डायबिटीज़ को, अब वो रोज़ तो बेचारा पेशेंट नहीं आएगा ना आपके पास कि मुझे ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है या क्या, फिर उनको खुद बताते हैं कि आप सेल्फ टेस्ट कैसे कर सकते हो। अगर आप सेल्फ टेस्ट नहीं करना चाहते तो लेबॉर्ट्री में आपको कब और किस टाइम पे टेस्ट करवाना चाहिए, तो सेल्फ टेस्टिंग के बारे में भी बताएंगे और दूसरा लेबॉर्ट्री टेस्ट के बारे में बताएंगे जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए होती हैं। अब है एजुकेट पेशेंट ऑन हाउ टू यूज़ होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, मतलब इस इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है वो भी आप एजुकेट करोगे पेशेंट को। मॉनिटर पेशेंट कंप्लाइंस विद द प्रिस्क्राइब थेरेपी एंड शेड्यूल क्लिनिकल एंड द लेबॉर्ट्री अपॉइंटमेंट्स।
आप क्लिनिकल और लेबोरेटरी अपॉइंटमेंट्स रखवाएंगे, और दूसरा जो प्रिस्क्राइब जो आपने थेरेपी दी है ना, देखेंगे कि कंप्लाइंस पेशेंट की कैसी आ रही है। आपने तो थेरेपी दे दी, अब वो पेशेंट नहीं ले रहा, क्या होगा? पेशेंट को बताएंगे ना, ये थेरेपी नहीं लोगे इससे ये कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, तो पेशेंट थोड़ा हो जाएगा ना, वो मतलब कॉन्शियस आ, नहीं मुझे ये लेनी है भाई, इससे मुझे ये हो जाएगा नहीं तो क्या है, पेशेंट को आपको मतलब पूरा मैनेजमेंट में क्या होगा, पूरी तरह से आपको पेशेंट को सब बताना चाहिए। सारी जो पेशेंट कंसर्न बातें होती है ना, आपको सारी करनी होती है। उसके बाद आप ये भी चेक करोगे कि 2 ड्रग्स, एक ड्रग मतलब कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की भी ले रहा है और कोई दूसरी मेडिकेशन ले रहा है, इसमें कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, वो देखने होंगे। ऐसा फूड ले रहा है जिसका ड्रग के साथ इंटरेक्शन, तो ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, और ड्रग लेबोरेटरी में मतलब टेस्ट करने से पहले भी कुछ केमिकल्स लगाते हैं ना, तो उन केमिकल्स का ड्रग के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। और ड्रग का डिजीज़ के साथ, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ड्रग्स देते हैं ना, वो प्रोड्रग्स होती हैं, पहले वो मेटाबोलाइज होंगी, फिर वो अपना इफेक्ट दिखाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ड्रग दे दी, सही है, उससे पहले क्या होना था, प्रोडक्ट ही मेटाबोलाइज होना था, और वो लिवर में हो रही, और किसी पेशेंट को लिवर डिजीज़ है, उनके एंजाइम है ना वो इनहिबिट हो गए, तो वो क्या प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, उस ड्रग का इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो ड्रग और डिजीज़ का भी इंटरेक्शन होता है। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन, वो भी सारे चेक करने होते हैं, मॉनिटर करने होते हैं। प्रोवाइड मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड द रिव्यू, पहले तो आप मेडिकेशन को मैनेज करोगे, ओवरऑल पूरी चीज़ें देखोगे, आपने ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट ने लिया नहीं लिया, और लेने के बाद उसमें कौन से इफेक्ट आ रहे हैं, पूरा रिव्यू करेंगे ना आप। उसके बाद है हाइपरटेंशन एंड कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट। अब कोलेस्ट्रॉल को और हाइपरटेंशन को आप कैसे मैनेज करते हो? अब इसमें क्या होता है, एजुकेट करेंगे हम लोग पेशेंट को कि ये जो है ना साइलेंट किलर है, सही है, आपको इसे अच्छी तरह से मैनेज करना होगा। इसकी जो मेडिकेशन आप देते हो उसका वो ड्यूरेशन बताना होगा कि कब लेनी है, कहाँ लेनी है, और आपको ये नहीं छोड़नी। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज वगैरह है, जो डाइट लेनी है, वो सब आप उसे बताएंगे, सही है। तो पहले डिजीज़ के बारे में बताना है कि इसको ऐसा हल्का नहीं लेना है, ये साइलेंट डिजीज़ है, मतलब साइलेंट किलर है, कभी भी डेथ कॉज कर सकती है, तो इसे हल्के में नहीं लेना, आपको इसे डराना भी नहीं पेशेंट को। मतलब अगर आप मैनेज करोगे ना, तो उससे ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे, आपको अच्छे से मतलब डील करना है पेशेंट से। क्या होगा, मॉनिटर कंप्लाइंस विद द मेडिकेशन से मतलब जो पेशेंट कंप्लाइंट, अब आपने मेडिकेशन दे दी, क्या होता है, हाइपरटेंशन के बंदे क्या करते हैं, जब उन्हें सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना हाइपरटेंशन के, तो अब वो मेडिकेशन लेते हैं, जब नहीं आ रहे होते तो नहीं लेते, और उन्हें पता ही नहीं होता, बाज़ औक़ात आप उनको सर में दर्द, वोमिटिंग वगैरह आ रही है, लेकिन उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो क्या करना है, मेडिकेशन कंप्लाइंस, मतलब आपको अगर बीपी की मेडिकेशन लेनी है, रोज़ लेनी है तो रोज़ ले, ऐसा नहीं है 2 दिन ली, तीसरे दिन छोड़ दी, फिर आपने 2 दिन ली, तीसरे दिन छोड़ दी, ऐसे नहीं लेनी है, आपको डेली लेनी है तो आपको डेली लेनी है। उसके बाद डाइट बताएंगे कि कौन सी डाइट लें, लो लिपिड डाइट लें, ये सब। उसके बाद एक्सरसाइज है, जो रेजिमी है, वो पूरा आप उसे बताएंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे, कोई ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग लेबोरेटरी और ड्रग डिजीज़ इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, और एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी देखेंगे, ऐसे हमने डिस्कस किया था डायबिटीज़ में। दूसरा, आप जो ब्लड प्रेशर है ना, उसको चेक करोगे, पीरियोडिकली परफॉर्म करवाओगे, या तो वो खुद आके आपके पास, या घर में अगर वो कर सकता है तो वो। और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक करवाएंगे, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल उसको मेंटेन करना, उसकी डाइट मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट को बतानी होती हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई होता है ना, तो अब ऑयल के बगैर वो चीज़ नहीं खा रहा है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं ऑलिव ऑयल यूज़ करें। तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। आपको पेशेंट को सब बताना है, डाइट बतानी है, क्या क्या लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी, मेडिकेशन कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। जैसे कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स हैं, स्टैटिन्स हम लोग देते हैं, तो स्टैटिन्स हम लोग दे रहे हैं, उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन कौन से हो सकते हैं, अगर हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें। लाइक जो हम लोग कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स देते हैं ना, उससे ना रेप्डोमायोलाइसिस होती है, सही है, मसल पेन वगैरह होता है, तो पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको पेशेंट को अच्छे से मैनेज करना है, रिव्यू अच्छे से लेना है उसका। अब आ जाते हैं, ये था फार्मासिस्ट का इंटरेक्शन विद द पेशेंट। अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल से इंटरेक्शन फार्मासिस्ट का, तो वो कब होगा, हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे हम लोग PNT कमेटी बनाते हैं, सही है, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। इसमें क्या होता है, एक कमेटी बनती है विद इन अ हॉस्पिटल, विद इन अ क्लिनिक। उसमें क्या होता है, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब एक हॉस्पिटल है जिसमें हम लोगों ने ये कमेटी बनाई, तो उसमें जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे, मतलब हेड आ जाएगा, नर्सिंग हेड आ जाएगी, जो भी डिपार्टमेंट्स है,
एंडोक्राइनोलॉजी है, न्यूरोलॉजी, उन सब के हेड आएंगे। सही, उस कमेटी में हम लोग क्या करेंगे, मेडिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर कोई मतलब कि हेल्थ या ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई गाइडलाइंस आई है उन पे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे एजेंडा जो कि यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। तो क्या होगा, फार्मासिस्ट जो है ना वो ये सारी जो मीटिंग्स है ना उसको अरेंज करता है, डेवलप मतलब कि जो ट्रीटमेंट है उसको डेवलप किया, प्लान को डेवलप करता है, फिर इम्प्लीमेंट करवाता है। सही, इम्प्लीमेंट होने के बाद उसको रेगुलेट भी करता है। ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट की होती हैं। तो ये कमेटी बनाएगा जिसमें जो भी प्रॉब्लम होती है ना विद द पेशेंट, और जो भी प्रॉब्लम हुई है विद द ट्रीटमेंट, वो सारी डिस्कस की जाती है। और अगर कोई न्यू गाइडलाइंस आई हैं तो उससे भी देखा जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, along with performance disease specific clinical activities, pharmacists can also have a significant impact on a development, implementation and improvement of the disease management program। जो डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम है ना, पहले तो उन प्रोग्राम्स को बनाएगा। सही है, जैसे अरेंज होते हैं ना प्रोग्राम्स, फिर उन प्रोग्राम जो प्रोग्राम बनाया है ना उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसको रन करवाएगा। सही है, रन करवा दिया, अब देख रहे हैं इस प्रॉब्लम मतलब इस प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर क्या करेंगे, उस जो प्रोग्राम बनाया उसको फिर इम्प्रूव भी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले कोई काम करते हो ना तो उसमें 2-3 मिस्टेक्स होती हैं, बट जब आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हो ना तो फिर वो परफेक्शन आ जाती है। तो ऐसे ही एक प्लान बनाया, इम्प्लीमेंट किया, अगर कोई मतलब कि चीज़ें ऊपर नीचे हो रही तो फिर क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है। सही है, उसे इम्प्रूव करेंगे तो एक अच्छा सा जो है ना मैनेजमेंट प्रोग्राम बन जाएगा। अब उसमें क्या है, इसमें जो पेशेंट लेते हैं ना वो हाई रिस्क पेशेंट लेते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं जो कि हाईली रिस्क पे हो, किसी भी डिजीज़ पे हो सकते हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल का हाई रिस्क क्या होगा, ब्लड प्रेशर के हाई रिस्क वाले पेशेंट ले लेंगे, जो भी पेशेंट जो हाई रिस्क पे हो सबको पेशेंट को ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, उनको ट्रीटमेंट लिया, एजुकेशन दी, मैनेज करें, उनको इंटरवेंशन ली उसकी। सही है, फिर देखेंगे आउटकम्स देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर उनके सर्च आउट करेंगे आउटकम्स को। फिर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस देखेंगे कि ये डिजीज़ थी, इसके लिए ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ऐसे लेने। और आउटकम्स आप जब पेशेंट आ रहा है फॉलोअप के लिए, आपने उनसे आउटकम्स के पूछा, फिर उनको सर्च करेंगे। अगर कोई ऐसा मतलब कि होता है ना कि ना अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है ना, तब पता चलते हैं। एक ड्रग आ गई मार्केट वगैरह में, सही है, चल रही है अच्छे से, फिर उनकी जो दूसरे यूजेस के ये चीज़ जैसे मेटफॉर्मिन है, पहले यूज़ होती थी किसके लिए, डायबिटीज़, मतलब अभी भी यूज़ होती है डायबिटीज़ के लिए सिर्फ, अब वेट लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये क्या है कि एक ड्रग के दूसरे यूजेस भी पता चल जाते हैं इससे। तो आउटकम्स चेक करने से फिर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस देखेंगे। इंश्योर ऑन गोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फार्मासिस्ट एंड थेरापेटिक कमिटीज़ एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, कि जो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी है ना उसको इन्वॉल्व करेंगे, वहाँ पे सारे एजेंडास हम डिस्कस करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न को भी इन्फ्लुएंस करता है। एज आई अर्लियर सेड के जो फिजिशियन का प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न है ना उस पर भी फार्मेसी की इन्फ्लुएंस होगी। अब कोई प्रिस्क्राइबर है, बर्डन ज़्यादा होता है ना, पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं, तो कभी कभी मतलब होता है कि ऐसी 2 ड्रग्स दे दी जिनका इंटरेक्शन होता है, या ऐसी कोई डिजीज़ है जिसका ड्रग के साथ इंटरेक्शन है, तो ऐसी तो फिर फार्मासिस्ट वो, क्योंकि फार्मासिस्ट की कॉलोजी मतलब वो स्किल्ड होते हैं ना, तो वो एडवाइस करते हैं नहीं इसके साथ ये नहीं, इसकी डिजीज़ में ये तो इसको ये दें। सही है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन जो पैटर्न होता है ना उस पर भी इन्फ्लुएंस होता है किसका, फार्मासिस्ट का। एजुकेट करते हैं दूसरे फार्मासिस्ट को, फिजिशियन को अबाउट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है ना, अगर फार्मासिस्ट को पता है तो वो दूसरे फार्मासिस्ट को, फिजिशियन को और दूसरों को वो इसकी ट्रेनिंग दे सकता है, मतलब उसके बारे में बताएगा। एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन किस में, मेडिकेशन पे और फार्माकोथेरेपी की अगर उसे नॉलेज है तो फिजिशियन को बताएगा कि इस थेरेपी को ऐसे देना है, ये थेरेपी ऐसे आएगी, ये सब। दूसरा क्या होता है, कुछ फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो कोई भी इमरजेंसी केस आता है, किसी पॉइजन का केस आ गया, तो उसके लिए कौन सा एंटीडोट देना चाहिए, किस अमाउंट में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट को पता होता है, तो इमीडिएटली बता देते हैं। दूसरा, यूज़ हेल्थ केयर सिस्टम एक्सपेंडिचर पैटर्न देखेंगे एंड द हेल्थ केयर प्रोफेशन एडहेरेंस टू द, क्या देखेंगे, हेल्थ केयर सिस्टम में हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर पैटर्न कि कौन सी ड्रग्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं,
हेल्थ केयर प्रोफेशन की एडहेरेंस देखेंगे टू द हेल्थ केयर मैनेजमेंट रेजिमी, जो आपने रेजिमी बनाई है ना उसमें एडहेरेंस। हमने पहले भी बात किया, आपने तो रेजिमी दे दी लेकिन उस पर वो पेशेंट एडहेर नहीं हो रहा, कंप्लाइंस नहीं आ रही, तो क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। अब क्या होता है, अब जो लास्ट था ना, मतलब कि हेल्थ केयर प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो लास्ट है ना, मतलब ये सारी मैनेजमेंट, उसमें है डिजीज़ मैनेजमेंट। हम लोग डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में इतना किया, तो डिजीज़ मैनेजमेंट है क्या? डिजीज़ मैनेजमेंट क्या होती है? इस तरह से डिजीज़ को मैनेज करना है जिससे जो आपकी जो मतलब कि डिजीज़ है ना वो क्योर हो जाए, और जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना वो भी प्रिवेंट की जाए, और जो सेविंग्स लग रही है ना डिजीज़ मैनेजमेंट में वो भी कम से कम हो, मतलब लो कॉस्ट में डिजीज़ अच्छे से मैनेज हो जाए। डिजीज़ मैनेजमेंट इज़ एन अप्रोच टू पेशेंट केयर दैट सीक टू लिमिट प्रिवेंटेबल इवेंट्स। जो प्रिवेंटेबल इवेंट्स है ना उनको हम लिमिटाइज कर दें, मतलब लिमिटेड करें उन्हें, बाय मैक्सिमाइजिंग पेशेंट एडहेरेंस टू द प्रिस्क्रिप्शन। जो पेशेंट की एडहेरेंस है ना उनको इंक्रीज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अब पेशेंट है ना वो मेडिसिन ले रहा है, उसको एडवर्स रिएक्शन आएंगे, क्या हो गया, उसने मेडिकेशन ली, सही है, आज ली कल नहीं ले रहा, तो उससे क्या होगा, जो डिजीज़ है ना वो क्योर तो नहीं होगी, लेकिन उसकी जो मतलब जो वो ड्रग ले रहा है सही अमाउंट में भी नहीं ले रहा, लो डोज में ले रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आ रहे हैं, उसे जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा। तो इसे मैनेज करना है, एडहेरेंस चेक करनी है पेशेंट की टू द डिजीज़, प्रिवेंट करने जो डिजीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। हेल्थ प्रोमोटिंग बिहेवियर, these program provide significant clinical improvement as well as financial। क्लिनिकली जो है ना इम्प्रूवमेंट आएगी, थेरापेटिक जो इफेक्ट्स है ना वो ज़्यादा आएंगे अगर आप डिजीज़ को मैनेज करो अच्छे से, और जो फाइनेंशियली जो है ना सेविंग्स होंगी। फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ लेके पेशेंट एक डॉक्टर के पास गया, बोले ये तो डॉक्टर ऐसा ही है, सही से ट्रीटमेंट लिया ही नहीं, डॉक्टर ऐसा ही है, डॉक्टर कहते 15 दिन के बाद आना फॉलोअप के लिए, तो वो पेशेंट नहीं जाते। तो अच्छे से पेशेंट को गाइडलाइन देनी है कि इसको ऐसे आपको आना है, क्यों, क्योंकि फॉलोअप के लिए आप आओगे, इससे ये होगा। पेशेंट क्या करता है, एक डॉक्टर के पास गया, फिर 15 दिन के बाद वो दूसरा डॉक्टर लेगा, फिर दूसरा, तो सही से वो पेशेंट को गाइड करना है कि ऐसा नहीं करना, आपको ट्रीटमेंट लेना है यहाँ से लें तो आप कंप्लीटली यहाँ से लें, अगर किसी और जगह से लेना है तो किसी और जगह से लें। तो इससे क्या होंगी, और दूसरा ये होता है ना, अगर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप उस पर ज़्यादा कंसर्न करते हो तो उससे क्या होता है सेविंग, मतलब जो हॉस्पिटलाइजेशन होती है ना फ्रॉम द एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ द ड्रग, वो उसकी सेविंग्स हो जाएंगी, मतलब आपने सही से ट्रीटमेंट दिया तो उससे एडवर्स इफेक्ट इतने नहीं आएंगे, और उससे जो पैसे हॉस्पिटल के ना वो बच जाएंगे। मतलब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होगा, एक डिजीज़ के लिए आया, दूसरी डिजीज़ हो गई, अब उसके लिए हॉस्पिटलाइज हो रहा है, तो उसके लिए तो उसको मतलब कि क्या कहते हैं पैसे भी लगाने होंगे, तो वो पैसे बच जाएंगे अगर आप सही से मैनेज कर रहे हो। डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स इम्प्रूव हो जाएंगे, थेरापेटिक आउटकम्स ज़्यादा आएंगे, मतलब जो पॉजिटिव आउटकम्स है ना वो ज़्यादा आएंगे, नेगेटिव कम आएंगे। ट्रू डिजीज मैनेजमेंट कैन बी अचीव ओनली विद द कंप्लीट कमिटमेंट ऑफ अ हेल्थ केयर। अगर आप चाहते हो ना ट्रूली आपको डिजीज़ मैनेज करना है, तो इसके लिए जो है ना कमिटमेंट ज़रूरी होती है हेल्थ केयर टीम की, वो सारी टीम कमिटेड हो तभी जाके डिजीज़ अच्छे से मैनेज होगी। एज द ट्रेंड मेडिकेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट द फार्मासिस्ट हैज़ अ लीडर। फार्मासिस्ट का डिजीज़ मैनेजमेंट में लीडरशिप वाला रोल है, उसे एडवाइस करना होता है फिजिशियन को भी, पेशेंट को भी, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बात आती है तो नर्सेज को भी। तो लीडिंग जो रोल है ना वो किसका है, लीडरशिप का रोल वो फार्मासिस्ट का है। इन अ कोलैबोरेटिव, एक तो प्रोग्राम को डेवलप करना, फिर इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद उसको इम्प्रूव करना ऑफ डिजीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।